क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं जो कुछ पर हार मानूंगा नहीं। जी हाँ, ये शब्द हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जो कि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की। आज जब हम लोग बात करते हैं गठबंधन सरकार की, तो शायद गठबंधन सरकार का सबसे कड़वा घूंट अगर किसी ने पिया होगा तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही पिया होगा। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आज के विशेष दिन की, जिसको हम लोग कहते हैं द गुड गवर्नेंस डे, स्वशासन दिवस। स्वशासन दिवस जिस दिन बनाया जाता है उस दिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। 1924 की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने आजादी के समय पर भी कई महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें से जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इनकी जो भूमिका थी वो अपने आप में अतुलनीय थी। हमको कई बार ऐसे कई लोगों का नाम जानने को नहीं मिलता। हमें कई बार कई लोगों के द्वारा किए गए, देश के लिए न्यौछावर किए गए, उनके द्वारा देश के प्रति किए गए कर्तव्यों के बारे में सुनने को नहीं मिलता। आज हम लोग उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बात कर रहे हैं। आज इनका जन्म दिवस था, अब ये हमारे बीच में नहीं है, तो फाइनली जानते हैं कि क्यों आखिर इनके जन्म दिवस को स्वशासन दिवस के रूप में एक्सेप्ट किया गया, क्या वो कारण थे। इसके साथ साथ एक और चीज कि इसी दिन मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्म दिवस होता है। खैर, इन दोनों को ही हम लोगों के द्वारा या हम लोगों के द्वारा भारत की जनता के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी सम्मानित किया गया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा वो साल था जिस दिन दोनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपको डेट पता चल गई है, 25 दिसंबर। होपफुली ज़्यादातर लोगों को 25 दिसंबर याद रहती है क्रिसमस के लिए, कि क्रिसमस उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नो डाउट अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है ये। पर यहाँ पर हमारे लिए, क्योंकि हम एज अ एस्पिरेंट जब इस चीज़ को देखते हैं, हम जब एक स्टूडेंट के तौर पर देखते हैं, एक टीचर के तौर पर देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखते हैं जिसे देश दुनिया की रोचक तथ्यों के बारे में, अपने एग्जाम, अपने देश को लेकर जानकारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे व्यक्ति बनने के लिए तो आपको ऐसी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। नो डाउट आगे चलकर जब आप किसी एक गवर्नमेंट जॉब में पहुंचेंगे तो वहां पर आपके सामने इस तरह की बहुत सारी बातें आएंगी। इस बार भारत सरकार के द्वारा जो गुड गवर्नेंस डे होता है उसको गुड गवर्नेंस डे के साथ साथ गुड गवर्नेंस वीक भी बनाया गया। ये गुड गवर्नेंस वीक जो होता है ये कब से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है 19 दिसंबर से। कब से शुरू किया गया? 19 दिसंबर से इसकी शुरुआत की गई, और 19 दिसंबर से लेकर ये कब तक चलता है? पूरे एक हफ्ते तक इसको चलाया जाता है। तो 25 दिसंबर को ये खत्म होता है, और इसी दिन हम लोग गुड गवर्नेंस डे को भी आयोजित करते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। वो व्यक्ति जिसने अपने पिता के साथ बैठकर कॉलेज में, एक ही कॉलेज में बैठकर लॉ की डिग्री हासिल की। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी और इनके पिता एक ही कॉलेज में जाते थे और दोनों ही वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल करते थे। इनके परिवार में आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा थीं, जिसकी वजह से एक दिन इनके पिता कॉलेज अटेंड करते थे और एक दिन ये जाकर कॉलेज अटेंड करते थे, और बाद में नोट्स को शेयर करते थे, और इस तरीके से इन्होंने अपनी पढ़ाई की अपने पिता के साथ मिलकर। तो बहुत ही ज़्यादा रोचक ये जानकारी है, तो मुझे लगा शायद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने ये बात भी रख दी है। खैर, जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, तो साथ ही साथ हमारे सामने मदन मोहन मालवीय जी का भी नाम आता है। और जब हम लोग मदन मोहन मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बात करते हैं, तो ये वो इमेज है जब भारत रत्न से इन लोगों को सम्मानित किया गया था। ये एक अधिकार पत्र जारी किया गया था जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो डेट थी, मैंने आप लोगों से जो पूछा कि कौन सी वो तारीख थी जिस दिन इनको सम्मानित किया गया था, तो वो डेट फाइनली आपके सामने है। जब हम लोग बात करते हैं भारत रत्न को लेकर, तो 2014 में इनको क्या किया गया था? इन दोनों ही महान विभूतियों को सम्मानित किया गया था। खैर, आगे जानते हैं आखिर गुड गवर्नेंस हमारे लिए, क्योंकि एज अ एस्पिरेंट अगर हमको जानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग देखिए तो गुड गवर्नेंस कई बार हमारे एग्जाम में वर्ड यूज किया जाता है कि भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है गुड गवर्नेंस। आखिर ये गुड गवर्नेंस है क्या? आखिर कैसे गुड गवर्नेंस को लाया जा सकता है? तो गुड गवर्नेंस के लिए कुछ यहाँ पर क्या है, बिंदु रखे गए। आखिर ये बिंदु क्या थे? तो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से
प्रेरित होकर इन बिंदुओं को, इन बातों को सामने रखा गया। आखिर ये बातें थी कौन कौन सी? सबसे पहले अगर बात करें सर्वसहमति उन्मुख, कि सबके द्वारा क्या स्वीकृत हो, सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ भागीदारी सभी लोगों की यहां पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की भागीदारी यहां पे ज्यादा दिखे और एक वर्ग की भागीदारी यहां पर कम दिखे। तो सभी लोगों की भागीदारी का यहां पर होना क्या है? जरूरी है। साथ ही साथ कानून का शासन होना चाहिए। कानून का शासन मतलब ये नहीं कि लोगों के अंदर डर का शासन होना चाहिए। कानून का शासन मतलब ये कि लोग कानून की रिस्पेक्ट करते हो, लोगों को ये पता हो कि ये हमारे कानून हैं, ये हमारे अधिकार हैं और ये कर्तव्य हमारे देश के प्रति हैं, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकें? देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। साथ ही साथ अपने अधिकारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ ही साथ उनको ये चीज़ पता हो कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। अभी हाल ही में आप लोगों ने संसद में बहुत ज़्यादा चर्चा सुनी होगी, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता, दोनों ही एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पर जिसको हम लोग पहले आईपीसी कहते थे, उसी आईपीसी इंडियन पैनल कोड का अब नाम चेंज करके हम लोग क्या करने वाले हैं? भारतीय न्याय संहिता के रूप में ये करने वाले हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे चलकर बात करेंगे, पर आगे देखते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना चाहिए। भाई इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कैसे? प्रभावी व कार्यकुशल होना चाहिए। सोचिए, आपके आसपास का जो भी आधिकारिक दफ्तर होता है, जहां पर आप कोई काम करवाते हो अपना सरकारी, वहां पर क्या आपको ये चीज़ नज़र आती है? क्या वहां पर किया जाने वाला काम क्या इफेक्टिव है? क्या वहां पर किया जाने वाला काम एफिशिएंट है, कार्यकुशल है? क्या वहां पर बनाई गई रोड क्या ऐसी है जो कई सालों तक टिकी रहे? हमें इसी चीज़ को क्या बनाना है? बेहतर बनाना है। ये एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उत्तरदायित्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, ये कर्तव्य मेरा है तो मैं इसे क्या करता हूँ? स्वीकार करता हूँ, मैं इसे पूरा करूँगा। मैं देश के प्रति, लोगों के प्रति क्या कर देता हूँ? इन कर्तव्यों को पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह के जब विचार आते हैं तो अपने आप ही क्या उत्तरदायित्व बढ़ता है। जैसे आपके माता पिता के उत्तरदायित्व, आपका एक अच्छा बेहतर जीवन देना, आपको अच्छा खान पान देना, अच्छी शिक्षा देना होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक टीचर का कर्तव्य होता है अपने स्टूडेंट्स के प्रति, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी उत्तरदायित्व होगा। किन के हाथ में होगा? सरकार का दायित्व होगा। सरकार के लिए जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनका दायित्व होगा कि वो लोग इस तरीके से काम करें। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। इसके साथ ही साथ क्या? पारदर्शिता होनी जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, क्या क्या उसकी लायबिलिटीज हैं, किस तरीके से उसको आगे काम करना है, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से आपकी अर्जियां लेता है और किस तरह से उनको सॉल्व करवाता है, ये सारी चीजें। साथ ही साथ यहाँ पे आती है बात रिस्पॉन्सिव होने की। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व लिखा है, उत्तरदायी और उत्तरदायित्व होना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब जब हम लोग रिस्पॉन्सिव होने की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव होना क्या होता है? रिस्पॉन्सिव होना मतलब कि एक्शन कौन लेगा। मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी तो तभी बेहतर होगी ना जब आपको पता होगा कि भाई आपके लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिव कौन है, किसी एक पर्टिकुलर एक्शन, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर समस्या के लिए कौन पर्सन रिस्पॉन्सिव है या फिर कौन उस समस्या को हल कर सकता है। तो इस तरह की चीजें। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज आती है, क्या चीजें? न्याय संगत और समावेशी हो। न्याय संगत और समावेशी से क्या मतलब है? न्याय संगत और समावेशी से यहाँ पर अर्थ यह है कि जब आप न्याय मांगने जाते हो या कानून जो बनाया जा रहा है, क्या वो कानून सभी के लिए एक समान, एक जैसा है, एक जैसा प्रभावी है? इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर इस चीज को बताया गया है कि चीजें कैसी हो? न्याय संगत हो, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, सभी को एक नज़र से एक जैसा देखा जाए। ये सारी चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं सुशासन या फिर हम बोलें तो गुड गवर्नेंस का हिस्सा है। इसी के साथ साथ हमारे सामने आते हैं कुछ चैलेंजेस। जिस तरीके से हम भारत को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिस तरीके से आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से इंटरनेट हर व्यक्ति, हर बच्चे के हाथ में पहुंच रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इन चैलेंजेस में से गुड गवर्नेंस के टाइम पर भी हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? कुछ बेसिक चैलेंजेस हम देखते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आता है वुमेन एम्पावरमेंट। भाई महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को सभी जगह पर क्या किया जाए? लाया जाए। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है वहां पे महिलाओं के लिए स्पेशली क्या की गई हैं? सीटें एलोकेट की गई कि भाई 33% महिलाएं वहां पर होनी ही चाहिए,
ताकि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बेहतर बनाई जा सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग नारीवाद को या फेमिनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं, हम उन रिस्पॉन्सिबल या उन बेहतर महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं जो एक्चुअल में समाज के लिए, देश के लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश से और भी रानी लक्ष्मीबाई निकल के बाहर आए। साथ ही साथ भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या, एक सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या जो हमको देखने को मिलती है, जिसके लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी के ऊपर दोषारोपण होता ही है, सरकार जिसके ऊपर घेरी जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक पर्टिकुलर एक एमपी के घर से यहाँ पर नॉर्मल नहीं 350 करोड़ से ज्यादा रकम मिल गई। अब ऐसे में भ्रष्टाचार से रूबरू होना, भ्रष्टाचार को समझना और भ्रष्टाचार को खत्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो भ्रष्टाचार ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गुड गवर्नेंस के लिए। फिर साथ ही साथ क्या है, न्याय में देरी। अभी मैंने आखिरी जो पॉइंट बोला था वो यहीं से आता है, न्याय में देरी। आप कहते तो है कि हम लोग न्याय को समझने वाले, न्याय को आगे लाने वाले, न्याय को आगे रखने वाले देशों में से एक हैं। हम लोगों के साथ न्याय करते हैं, पर वहीं पर जब हमको पता चलता है कि न्याय में देरी हो रही है, तो न्याय में देरी भी कहीं ना कहीं अन्याय का ही स्वरूप है। न्याय में देरी ही कहीं ना कहीं क्या है, एक अन्याय का ही स्वरूप है। तो हमें इससे भी क्या होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। हमें इसको भी कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। हमारे समाज में न्याय में देरी जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, हाल ही में इसके बड़े बेहतर एग्जाम्पल हमको कई जगह पर देखने को मिले, जिसमें से यूपी बहुत ज्यादा चर्चा में था। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पे आता है क्या, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्रीकरण। अब सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं भाई, एक सिस्टम। अब मैंने आपसे रिसेंटली बोला कि हाल ही में होने वाले जो बदलाव हैं, इंटरनेट की समस्या, मैंने क्यों बोला था। अब आज के टाइम पर जब हम लोग डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कैसे किया जा सकता है। भारत सरकार ने यहां पर एक व्यवस्था तैयार की जिसका नाम था डिजी लॉकर। सभी लोगों ने उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब डिजी लॉकर का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो भारत सरकार को ये चीज सूझी कि अभी तक बच्चों के हाथ में जो सिस्टम चलाया जाता है, या बच्चों के हाथ में बहुत तेजी से जो मोबाइल जा रहा है, कहीं ना कहीं ये समस्या क्रिएट करता है। और इस समस्या से निपटान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को कहीं ना कहीं एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ना पड़ेगा। और ऐसे में क्या आया हमारे सामने, डिजी लॉकर आया कि एक काम करते हैं भाई, डिजी लॉकर के साथ क्या करते हैं, सारी सुविधाओं को जोड़ दिया जाए। जैसे ही डिजी लॉकर के साथ सारी सुविधाएं जोड़ दी जाएंगी, तो क्या होगा ये कि गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी। गवर्नमेंट उन सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती है, टोटली अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है। अदरवाइज हमारे साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी। हर जगह अगर मान लो अलग अलग डेटा को रखा जाए, तो ये क्या होगा, केंद्रीकृत व्यवस्था तो नहीं है। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं इस तरीके से, परंतु इसको अगर सही तरीके से समझना है तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब ये है कि अगर एक ही सेंट्रलाइज सिस्टम होगा तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था नहीं होगी। एक देश एक कानून। अब जब एक देश एक कानून की बात कर रहे हो, तो एक देश एक कानून के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपको डिजी लॉकर का एग्जांपल दिया, ताकि एक ही जगह से सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल हो सके, एक ही जगह से आप सारी सुविधाओं को ले सको। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऐसा ना हो कि आदमी यूपी का है, कभी तेलंगाना जाए या तमिलनाडु जाए तो वहां पे जाकर उसको दिक्कत हो, या साउथ इंडिया से कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ इंडिया में है तो वहां पे आकर उसको डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत हो। इसीलिए क्या, सेंट्रलाइज सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटा एग्जाम्पल, हम लोग आम आदमी के तौर पर इसको समझ रहे हैं। फिर आता है राजनीतिक अपराधीकरण। भाई, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। हमको कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कोई ना कोई एमपी, कोई ना कोई एमएलए जिसके ऊपर किसी ना किसी तरीके का दोष लगता ही है। हाल ही में हम लोग ने राहुल गांधी जी को लेकर यहाँ पे बयान देखा था, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो इस तरीके की जो चीजें होते हैं, इनसे भी हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं इस गुड गवर्नेंस के सिस्टम को क्या करना है, बेहतर बनाना है, ताकि इन चीजों से क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। जैसे कि अभी एक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर किसी भी एमपी या एमएलए के ऊपर अगर 2 साल से ज्यादा की जेल हो गई है या फिर पनिशमेंट दी गई है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसा ही चीजें आई थी किसके ऊपर, राहुल गांधी जी के ऊपर। बाद में ये चीज हटाई गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो अदर चैलेंजेस हैं वो क्या है, जैसे इन्वायरमेंट है, ठीक है, फिर ग्रोइंग द गुड वे है। ग्रोइंग द गुड वे एक तरह से बोला जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना।
क्या चीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारे, इनको अचीव करना, भाई ये भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजेस है। हाल ही में होने वाले बदलाव जो है विश्व में, वैश्वीकरण जो हो रहा है बहुत तेजी से, इंटरनेट व्यवस्था जिस तरीके से फैल रही है, इस चीज को भी क्या किया जाए, एड्रेस किया जाए। तो गुड गवर्नेंस को समझने के लिए आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। अगर आप बेसिक आइडियोलॉजी समझना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस आखिर होता क्या है, क्या हमारे सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, इसकी चीज को समझना चाहते हैं, तो आपको ये चीज पता चल गई। खैर, पर फिलहाल मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग अपने अंदर एक इस तरीके का व्यक्ति पैदा कीजिए जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा अटल हो। आपके विचारों में वो अटलता आए, आपके विचारों में वो महानता आए, जैसी महानता अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर थी। आपके विचारों में वो अटलता है जैसी अटलता अटल बिहारी वाजपेयी जी के कर्तव्यों में थी, उनके अपने विचारों में थी। मैं चाहूंगा आप भी उन्हीं की तरह बने, आपका भविष्य भी उन्हीं की तरह अटल हो। तो फिलहाल मैं आप लोगों से इस वीडियो में यहीं पर विदा लेना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग चाहें और ऐसी बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में वो सब मिल जाएगा। और आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लोकेश सर डैश करके आपको लिखना है जीएस, आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे जाकर भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।